न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की। दिल्ली में भूमिहीन कैंप पहुंची पूर्व सीएम आतिशी, पुलिस ने लिया हिरासत। इंदिरा गांधी की तरह खत्म करेंगे पीएम मोदी की राजनीति, खालिस्तानियों ने दी प्रधानमंत्री को खुलेआम। मुमराज ट्रेन हादसा पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया दुख। तो खबरें विस्तार से। दिल्ली में भूमिहीन कैंप पहुंची पूर्व सीएम आतिशी, पुलिस ने लिया हिरासत। दिल्ली में इन दिनों कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों मद्रासी कैंप और कालकाजी में कार्रवाई की गई, इसके बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी आज कालकाजी के भूमिहीन कैंप पहुंची थी। यहाँ से उन्हें हिरासत में लिया गया है। जिन लोगों के घर टूट रहे हैं, आतिशी उनसे मिलने पहुंची थी। हिरासत में लिए जाने पर पूर्व सीएम आतिशी ने कहा है कि बीजेपी कल इन झुग्गियों को ध्वस्त करने जा रही है और मुझे आज जेल भेजा जा रहा है क्योंकि मैं इन झुग्गीवासियों के लिए आवाज उठा रही हूँ। बीजेपी और रेखा गुप्ता को झुग्गी वालों की हाय लगेगी, बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी। कालकाजी की भूमिहीन कैंप में डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई से पहले मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष आतिशी झुग्गीवासियों से मिलने पहुंची थी। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान आतिशी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नारेबाजी की और डीडीए की कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान पुलिस के साथ पूर्व सीएम आतिशी की नोक झोंक भी देखने को मिली। इनको लेकर सर, मैं मैडम को बचा रहा हूँ, इनको लेकर आओ। मैं 20 मैडम को बचा रहा हूँ। चलिए पीछे मैडम को लेकर चलिए पीछे। अंदर मत आ जाना। ये झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी, आपको हाय लगेगी, झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदिरा गांधी की तरह खत्म करेंगे पीएम मोदी की राजनीति, खालिस्तानियों ने दी प्रधानमंत्री को खुलेआम धमकी। जस्टिन ट्रूडो के जाने और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सत्ता में आने के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव कम करने की कोशिशों को झटका लगा है। इसकी वजह खालिस्तानी संगठन है। ताजा घटनाक्रम में खालिस्तानियों ने सड़क पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया और तिरंगा जलाकर भारत विरोधी कृत्य किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा में जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस वर्ष कनाडा G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। कनाडा के पीएम कार्नी ने पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कार्नी द्वारा जैसे पीएम मोदी को आमंत्रित करने की सूचना खालिस्तानी संगठनों को मिली तो भड़क गए। सिख फॉर जस्टिस के समर्थकों ने कनाडा के वैंकूवर और अन्य शहरों में रैलियां निकाली जिसमें किल मोदी के नारे लगाए गए। इस पूरे मामले में सिख फॉर जस्टिस आतंकी संगठन और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की भूमिका अहम मानी जा रही है। उसने एक वीडियो जारी कर कनाडा के पीएम कार्नी को धन्यवाद कहा है। उसने कहा है कि कार्नी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को निशाना बनाने का ऐतिहासिक मौका दिया है।
together and understand that the Indian state hates the Sikhs and there is no other story but that the Indian state wants to erase Sikhs. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंब्रा ट्रेन हादसा पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया दुख। महाराष्ट्र के मुंब्रा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना बताया है। उन्होंने कहा है कि हादसे में घायल हुए यात्रियों का इलाज चल रहा है और उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत भी की। एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया कि घायलों को हर संभव बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी संपर्क किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना दोबारा न हो। डिप्टी सीएम ने कहा है कि रेलवे इस दुर्घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है और सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही। स्टेशन के बाहर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके बारे में सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया। मैं भी दुख व्यक्त करता हूँ। ये दुखद घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो मृतक है उनके परिवार को के दुख में हम शामिल है और मैं संवेदना भी सुबह ही व्यक्त की हुई है। और जो लोग घायल है अभी ये गौड़ी और मोरे यहाँ पर जो उनका उपचार हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रही है, तो डॉक्टर से भी बात मैंने की है और उनके ऊपर जितना अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जो भी आवश्यक है वो सब ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रही है। मुझे विश्वास है कि ये इसमें से ये दोनों लोग ठीक हो जाएंगे और उसमें कुछ भी खामियां नहीं रहेगी, ऐसी उम्मीद है। और निश्चित रूप से जो शिवाजी हॉस्पिटल में है उनके ऊपर भी ट्रीटमेंट हो रही है। मैंने सुबह ही वहाँ के डॉक्टर से बात की थी और उनके ट्रीटमेंट भी बराबर चल रही है। सर, रेलवे की तरफ से क्या टेक्निकल एडवांसमेंट किए जाएंगे, क्योंकि कर्वेचर का एक विषय है। हाँ, जो मैं खुद अभी रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उनसे मैंने बात की है और जो कर्वेचर की बात है, वह डिस्टेंस की बात है, उसके ऊपर रेलवे के अधिकारी जो है वो टेक्निकल टीम काम कर रही है। ये दोबारा ऐसा हादसा ना हो, इसके ऊपर सीरियसली वो लोग काम कर रहे हैं। और इसके आगे मैंने कहा कि फ्रिक्वेंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है और इसके बाद ऐसी दुर्घटना फिर ना हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। जो रेलवे कर रही है, रेलवे मंत्री जी ने कहा है कि जो ऑटोमेटिक जो डोर है, ऑटोमेटिक डोर जो है वो भी उसके ऊपर काम करे, क्योंकि वो लगाने के बाद सफोकेशन ना हो, वेंटिलेशन रहे उसमें, उसके ऊपर वो काम करे। 5th और 6th लेन जो है उसको एक्सपांड करना, उसके ऊपर भी रेलवे का काम शुरू है। और जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जो बात है उस पर भी रेलवे काम कर रही है और निश्चित तौर पर रेलवे इस दुर्घटना को लेकर काफी गंभीरता से काम कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा रघुवंशी की मां उमा ने मांगा न्याय, आरोपियों को सख्त सजा की मांग। राजा रघुवंशी के परिवार ने उनके लिए न्याय की आवाज बुलंद की है। उनकी मां उमा रघुवंशी ने कहा है कि मुझे अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उमा रघुवंशी ने यह भी बताया है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिन पर जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम उसे अपने परिवार में पाकर बहुत खुश थे, इसलिए हमने कभी यह नहीं सोचा था कि कुछ बुरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि राजा अपने जीवन में बहुत खुश था और उन्होंने उनसे आखिरी बार 23 मई को बातचीत की थी। उमा ने यह भी कहा है कि उन्हें अपने बेटे की ओर से कभी कोई संदेह नहीं था और वे न्याय की उम्मीद करती हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। बिहार पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 साल। यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए।
कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। ये कहना चाहूँगा कि आप लग रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। सोनम की जो बात आ रही है, जो आपकी बेटी शादी हुई पहले भी आपने बात की होगी, तो कभी आपको शक नहीं हुआ कि वो इस तरीके की घटना कर सकती है या हमने किसी और से प्यार करती है? हमने उस चीज पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे, अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा भी काफी खुश थे शादी से। राजा बहुत खुश था, बहुत खुश था। सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे। अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं तो अच्छा लगता, समाज में 4 जने बैठते उठते हैं, तो इसीलिए हमने कर दी थी। जब वो यहाँ पे गए तो आपकी अंतिम क्या बात हुई थी राजा से? अंतिम बात मेरी बस यही हुई थी कि बेटा कहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने बोला था कि मम्मी अभी रास्ता में हूँ। इसके बाद में उसने बोला था कि मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। एयरपोर्ट के बाद उन्होंने फ़ोटो डाली थी, फ़ोटो में मेरे को चेन दिखी थी। तो मैंने बोला चेन क्यों पहन के जा रहे हैं, अपन परदेश जा रहे हैं। मेरे को है ना डर लगता राजा, ये कुछ चीज़ पहन के जाते हैं तो मालूम आजकल ऐसा होता है, गर्दन कट जाती बेटा जरा इसी चेन के पीछे, या तो कोई खींच के ले जाए तो अपन गिर जाएंगे। तो बोलता नहीं मम्मी अब मैं उतार के रख लूँगा, मेरे को सोनम ने बोला था। तो मैंने कि तूने क्यों पहनी सोनम के कहने में? तो बोले ठीक है फिर मैं उतार के बैग में रख लूँगा। उसने इतना मेरे से बोला था। आखिरी दिन जब वो जा रहे थे कहीं पर तब भी बात हुई थी, स्कूटी वगैरह किराए पे लेके तब? हाँ, जब भी बोला था। मैंने बोला आप किस चीज़ से घूमोगे? तो बोले हमने स्कूटी रेंज पे ली है 3 दिन 4 दिन के लिए, तो उससे घूमेंगे। तो उसके भाई ने हंसी में बोला कि स्कूटी क्यों ली, मोटरसाइकिल ले लेना था ना, सोनम चलाती तुम पीछे बैठते। बोले कि तो मजाक करते थे। तो बोले कि नहीं भैया स्कूटी इसलिए ली है कि अपना सामान रखा जाएगा और मोटरसाइकिल पे सामान थोड़े न रखा पाएगा, उसने ये बोला था। तो फिर उसके बाद उनका फ़ोन लगना बंद हो गया था। फिर इसके बाद में जो नीचे की तरफ वो रात भर रुके थे, फिर जब ऊपर आ रहे थे ना तब मैंने फ़ोन लगाया था उनको। 1 के बाद ही लगाया था, 1:30 के पहले ही था शायद। तो मैंने बोला था कि तुम लोग कहाँ पे हो? तो बोले सोनम ने फ़ोन उठाया था, राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था। तो सोनम ने फ़ोन उठाया था। तो मैंने बोला कहाँ पे हो? तो बोले मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम। तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भैया, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रही, बन ही नहीं रही आप तो कुछ भी। बोले कि तो मैंने कहा तुम लोग क्या करने के लिए गए थे नीचे की तरफ? तो बोले झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है? तो बोलती कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ। बोले कि फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद सोनम ने बात कराई। मैंने सोनम से बोला कुछ खा पी लेना, व्रत है आज। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है अभी तो कुछ खाया नहीं। एक जगह कॉफ़ी मिली थी मम्मी, तो बहुत गंदी कॉफ़ी थी तो मैंने फेंक दी थी। बोले कि और अब आगे देखते कुछ मिलता नहीं मिलता व्रत का। बोले ये तो मेरे से बहुत बार बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, मगर मैंने नहीं खाया कि नहीं मेरे ये घूमने के चक्कर में मेरा व्रत खराब नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे से ऐसा बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनने राजा से बात कराई, तो बोले लो बात कर लो उनके मोबाइल से। फिर है ना मैंने राजा से बात करी, मैंने कहा बेटा कहाँ पे हो? तो ऊपर की तरफ हो कि नीचे की तरफ हो? तो उन्होंने बोला मम्मी हम ऊपर पहुँच गए हैं। बोले कि जब सोनम से बात करी थी, जब थोड़ा बहुत बचा होगा उनका ऊपर आने का, तो बोले ऊपर पहुँच गए हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो बोले हम केले खा रहे हैं। तो मैंने कहा खा लेना बेटा, टाइम से कुछ खाते पीते रहना। तो बोले हाँ केला खा रहा हूँ। पहले तो उसने हूँ करी, तो मैंने बोला हूँ क्या कर रहा है, मैं इतने हंस के बात कर रही हूँ तैसे तू हूँ कर रहा है। तो बोलता कि कहीं नहीं मैं केले खा रहा था। तो मैंने कि कब आओगे? बस अब जहाँ से थोड़ी देर बाद तो यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने घर कब आओगे? तो बोले 2 दिन बाद आएंगे। मैंने उससे भी यही बात करी, ऊपर की तरफ क्या देखने आए, नीचे की तरफ क्या देखने गए थे? तो उन्होंने बोला ऊपर से ऊंचाई से अच्छा दिखता है, नीचे तो मतलब हम गए थे रात भर रुके थे, ऊपर तो अब हम जाएंगे तो रूम तरफ ही जाएंगे ना, उनके होटल तरफ जाने के लिए ही आए थे। मेरे को ये नहीं पता था कि ऊपर से आते तो जाते हैं नीचे से जाते हैं, ये मेरे को नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं उससे ऐसी बातें कर रही थी मतलब।
तो बोले ठीक है मम्मी। तो मैंने बोला बेटा फोटो भेजो। तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था और सोनम ने उसको बोल रखा था कि तुम्हारे फ़ोन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो उसने रख लिया था। तो बोले कि है ना, मैंने कि एक काम करो वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि इसी लोकेशन है, कुछ जगह पे हो तुम, कौन सा जंगल है बताओ तो मेरे को। तो बोले मम्मी नहीं, बोले अभी बाद में दिखाऊंगा। उसने इतना बोला, इसके बाद में कोई बात कराई थी? हाँ करा दी थी सोनम। 23 तारीख तक। हाँ आखिरी बात 23 तारीख तक हुई थी, 1.5 के पहले हुई थी। कोई की नेटवर्क नहीं आ रहा है? हाँ बस यही। हाँ तो आपको आखिरी दिन तक कोई शक नहीं था कि आपका बेटा असुरक्षित है? नहीं कोई शक नहीं था मेरे को, आखिरी दिन तक कोई संदेश भी नहीं हुआ मेरे को। और बाकी बात उनकी मम्मी से उनने क्या करी सोनम ने, ये मेरे को नॉलेज नहीं है। हम सब लोग बात कर रहे हैं, सोनम की माँ से भी बात हुई है तो, और राज की माँ से भी बात हुई, आपसे किसी को भी इस घटना पर भरोसा नहीं हो रहा है। सब यही कह रहे हैं कि चाहे सोनम की माँ हो बोल रही है उनकी बेटी बेकसूर है, कोई फंसा रहा है। राज से जो बात हो रही है, राज उनके जो प्रेमी बताया जा रहा है, वो उनकी माँ से मैंने बात की तो वो भी बोल रही है कि हमारा बेटा बेगुनाह है। तो आप क्या कहेंगे? आपकी एक माँ है, राजा की माँ है, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। जिस किसी ने भी मेरे बच्चे के साथ गलत करा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, हो सके तो फांसी दी जाए। कोई भी हो, वो इतनी टीम में से या तो मेघालय पुलिस से भी मेरा यही वो है कि और भी वहाँ पे आपके पहचान वाले जो भी हुए उनको पता होगा कि इंडियन लोग कौन थे, वो उनका चेहरा बताया जाए। बस मेरी यही दरखास्त है। बस तो एक माँ है तो अभी तक आपको भरोसा भी नहीं हो रहा कि इस तरह की घटना हो गई है? भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि अपन ने उसको ब्याह के अपने घर में लाए, उसको बेटी जैसा अपन ने माना। तो मतलब एक बहू अपने बेटे के साथ ऐसा कैसा कर सकती, और अगर नहीं करा तो उसके साथ कुछ गलत क्यों नहीं हुआ। आपने बोला कि आप और भी लोग 4-5 जो हैं अभी पकड़ा गए, लेकिन आप शक है कि और भी हो? हाँ मेरे को अंदर से शक है कि और भी हों उनके टीम में। अब वो कौन हो सकते ये तो मेरे को नॉलेज नहीं है, वही लोग ही बताएंगे। जब उनको सटके पड़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक पता चलेगा। सोनम के घर वाले जो हैं, क्या उन्हें आपको लग रहा है कि इस सब के बारे में पता हो सकता है? क्या उनने भी कोई बात आपसे छुपाई हो शादी से पहले कि उसका किसी से प्रेम संबंध है लेकिन वो वहाँ शादी नहीं कर रहा है, आपसे कर रहा है, कुछ चीज़ छुपाई हुई? क्या आपको लग रहा है? हो सकता है। देखो हर माँ बाप छिपाता है कि शादी के बाद तो सब माहौल ठीक हो जाता है, हो जाता शादी के माहौल सब माहौल ठीक। और हमने छिपाई नहीं छिपाई वो उनको पता है, अपन को इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। हो सकता है छुपाया होता है, क्योंकि नहीं छिपाई होगी तो उनकी माँ को ही पता हो सकता है, उनके बाप को और भाई को तो कुछ चीज़ का नॉलेज इतना नहीं हो सकता, क्योंकि माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है। फांसी की सजा की मांग करेंगे? तो सोनम ने गलत करा तो उसको तो सजा मिलना ही चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए। जितने भी अपराधी हैं उनने सबने मिलके करा हुआ, एक जने का काम तो हो नहीं सकता कि इतने हथियार मारना ने मतलब उसको इस तरह से मतलब धकाना गड्ढे में है। तो ये तो टीम ही होगी ना उनकी, तभी होया होगा ना। पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो वहीं से लेकर अब सभी के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू ने भी खुशी का इजहार किया और कहा है कि इन 11 साल की स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है। हर क्षेत्र में विकास को गति मिली। मोदी कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों का प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल रहा है, इन 11 साल को स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। इस देश को विकसित करने का और विकास की गति को आगे बढ़ाने का जो पीएम मोदी ने लक्ष्य रखा है, वह इस बात को दर्शाता है कि उनकी सोच और दृष्टि इस देश को आगे ले जाएगी। वही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि 11 सालों में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, कश्मीर में धारा 370 को हटाना और ट्रिपल तलाक को खत्म करना। पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम 2047 तक विकसित राष्ट्र भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पूरे हुए हैं एनडीए गवर्नमेंट के, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, इस पर हम लोग कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी मंत्रियों को कहा गया है कि अपने क्षेत्र, अपने राज्य और अपने विभाग के संबंध में 11 साल की जो उपलब्धियां हैं। देखिए, बिहार का विकास और देश का विकास
यदि 75 वर्षों के बाद हुआ तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। आज बिहार में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया देकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास को बढ़ाया। ये स्वर्णिम काल है, डबल इंजन की सरकार है और यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि लुटेरे लोग सामने से देख रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको सत्ता मिल जाए। लालू प्रसाद जी का 15 साल बिहार के लोगों ने देखा है, लेकिन आज मोदी जी ने बिहार के रोड के मामले में आप देखिए, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया, बिहार के एयर ट्रैफिक को ठीक करने का काम किया। पटना जैसे एयरपोर्ट पर विरोधी दल के नेताओं को पूछिए जाकर कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। गंगा पथवे बना, जेपी गंगा पथवे, उसको जाकर दिखाइए ये विकास है कि नहीं है। इसलिए लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ और दुनिया का सुपर पावर मोदी जी के नेतृत्व में बना। आज जहां अंग्रेजों की गुलामी हम करते थे आज से 75 साल पहले, उसी अंग्रेज को हराकर, जापान को हराकर हम अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर खड़े हो गए। आज दुनिया में भारत की एक धाक है जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह खड़ा हो चुका है। देखिए, पिछले 11 वर्षों का जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काल रहा है, वो आप अगर पूरे आजादी के बाद से आप अगर देश के इतिहास के विकास को देखेंगे और देश की उन्नति को देखेंगे तो ये 11 साल स्वर्णिम काल कहा जा सकता है इस देश के उत्थान में, इस देश की उन्नति के लिए। कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदृष्टि है और इस देश को विकसित करने का जो उन्होंने और विकास की गति को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि उनकी सोच, दृष्टि जो है वो इस देश को आगे ले जाएगा। आप इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासनकाल को अगर देखें तो एक उन्होंने संकल्प लिया आत्मनिर्भर भारत बनाने का। आत्मनिर्भर भारत आज बना है और उसका उदाहरण, ताजा उदाहरण आपको ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। अपने देश में निर्मित रक्षा उपकरणों का प्रयोग करके पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर घुटने टेकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया। आज पूरे दुनिया में अगर इस देश के सम्मान को देखेंगे तो पूरे दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया। आज दुनिया का कोई भी देश सीना तान के हमारे देश से नहीं बात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बराबरी से बात करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार हो रहा और जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका परिणाम दिख रहा है। अभी ताजा जो IMF का जो जारी हुआ है उसमें आज हम 4थे नंबर पर आ गए पूरी दुनिया में। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का संकल्प है और इसको स्वर्णिम काल नहीं कहेंगे। और विकास को देखिए आप, हर क्षेत्र में विकास जो है तेजी के साथ आगे बढ़ा, विकास को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने जो उत्पादन के क्षेत्र में, निर्यात के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप अगर जाएंगे, कोई ऐसा क्षेत्र जिसको आप पकड़िए, उस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो उस क्षेत्र में आपको 11 साल के कार्यकाल और 2000 आजादी के बाद से 2014 तक का कार्यकाल, दोनों आकाश जमीन का अंतर नजर आएगा।
तो ये उनकी संकल्प शक्ति, दूरदृष्टि का परिणाम है और वो इस बात को लगातार उसको कर रहे हैं, हर क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जिस विभाग को चला रहे हैं उसमें मत्स्य का उत्पादन हो या दूध का उत्पादन, दूध के उत्पादन में आज हम विश्व में पहले स्थान पर हैं, मछली के उत्पादन में आज हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। हम 60,000 करोड़ रुपए का निर्यात कर रहे हैं। अगर 2014 तक, आजादी के बाद से 2014 तक 30,000 करोड़ का निर्यात होता था और पिछले 10 वर्षों में वह मेरा निर्यात बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया, दोगुने का अंतर हो गया। तो ये सारा काम जो हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार, देश के उत्पादन में, हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने और उसके साथ साथ जो पिछड़े राज्य हैं उन राज्यों को विकसित करने का जो प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो अद्भुत है। क्योंकि उनका मानना है कि जब तक पिछड़े राज्य जो पिछड़े हैं वो जब तक विकसित नहीं होंगे, विकसित भारत का जो उनका सपना है 2047 में, वो पूरा नहीं हो सकता। तो पिछड़े राज्यों को भी विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बिहार में, बिहार हमारा पिछड़ा राज्य था। आज प्रधानमंत्री जी हर महीने वहां जाते हैं, हर महीने जाते हैं और हजारों करोड़ रुपए का वहां योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हैं। बिहार के बाढ़ से निपटने के लिए जो उन्होंने काम किया, तो इसलिए विकसित राज्यों के जो पिछड़े राज्य थे उनको विकसित करने का भी प्रयास वो कर रहे हैं लगातार। तो ये सारा चीज को आप देखेंगे तो आप मानेंगे, स्वीकार करेंगे इसको कि पूरे आजादी के बाद से, देश की आजादी के बाद से जो कार्यकाल रहा और 11 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम काल है, दोनों में कोई तुलना नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पीएम मोदी की सरकार के 11 साल। पीएम मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा है कि पीएम मोदी ने 2014 में जो सफर शुरू किया था वो आज आत्मनिर्भर, मजबूत और विकसित भारत की पहचान बन चुका है। आज भारत की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। ये सब उसी निर्णायक के नेतृत्व का नतीजा है जिसने एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को दुनिया की चौथी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जो यात्रा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर दिन दादा की याद आती थी, हर दिन दादा की याद आती है। स्थापना दिवस पर एनसीपी अजित पवार को लेकर क्या बोली सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी शरद पवार ने जिसकी बुनियाद रखी उस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आज स्थापना दिवस है। अब एनसीपी के 2 धड़े हो चुके हैं। एक की अगुवाई शरद पवार के भतीजे अजित पवार के पास है, जबकि दूसरी की अगुवाई शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वर्षगांठ पर आज सुप्रिया सुले ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा है कि सहन करना सीखो, आपकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। परिस्थितियों हमारे हाथ में नहीं है तो हमें मजबूत होकर सहन करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए, हमें अपने मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये एक व्यक्तिगत स्टेटस है। एक मजबूत लोकतंत्र में अपनी राय व्यक्त करने का भाव होता है। वहीं सुप्रिया सुले से ये पूछने पर कि क्या दोनों एनसीपी एक होंगी, सुप्रिया सुले ने कहा है कि वह अपने वरिष्ठ लोगों को इस अपेक्षा से अवगत कराएंगी। सुले ने कहा है कि यह संगठन पिछले 26 सालों से आदरणीय पवार साहब के अधीन काम कर रहा है। 26 सालों में सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। केरल इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन का बयान। केरल कल एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन कहते हैं कि हमने पिछले 1 साल में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को शून्य गुरुत्वाकर्षण अनुभव और अन्य विभिन्न कठोर प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षण के बाद वे हमारे मिशन गगनयान का इंतजार कर रहे थे, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है। हम जो अभी कर रहे हैं वह गगनयान परियोजना की प्रस्तावना है और इस परियोजना में हमें इस तरह की स्थिति को संभालने का तरीका सीखने को मिल रहा है। मानवयुक्त मिशन में गुजरने के सभी अनुभव क्या है। एक मानवयुक्त मिशन और एक उपग्रह वाहन में बहुत अंतर होता है। हम यूएस के फाल्कन 9 का उपयोग कर रहे हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले चालक दल को लॉन्च कर रहा है। Shall I start? See, this is a mission, of course, which is named as Axiom 4.
wherein one of the Indian astronauts who was trained for this job. Actually, as you know, we trained 4 astronauts, and all the 4 of them were well trained for the past 1 year for the zero gravity experience and various rigorous trainings. After all this training, they were waiting for our mission, which is Gaganyaan. Of course, Gaganyaan is scheduled to go only during 2027. Could be, perhaps it may go in 28 perhaps. I'm not sure about it. But this is scheduled to be lift off at 2027. Now, what we are now doing is a prelude to the Gaganyaan project. And in this project, we are getting exposure to how to handle a situation like this. What are all the experiences in going through a manned mission? For example, when we started the manned mission, we say, okay, we have the rockets so we can go up. But, it is not so. A manned mission and a satellite vehicle both have lot of differences. A manned mission should have, we call it as man-rated. ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതമാണ് ജീവനാണ് കിടക്കുന്നത്. So we have to qualify it for the man rating, meaning that the factor of safeties will have to be high. And the risk you are going to take for malfunctioning cannot be there. So those kind of corrections you add, in which case what happens sometimes, the performance of the vehicle will be affected. So you have to give enough margins, etc. So this is a prelude. We are using the Falcon 9, which is of course that of the USA. Now this one is actually launching the crew, which is expected to go to the space station. Now, out of 4 people, they have selected 2, Mr. Nair as well as Shukla. And out of the 2, Shukla is now taken as the astronaut who goes into the mission. Now, he is expected to do some experiments. I think he has about 7 experiments which are scheduled to be done by him individually. And there are 5 experiments which are going to be that of NASA's combination. But most importantly, we get an exposure, and then we also get a feel of the entire problem. See, this is how ISRO's evolution, if you take, in the earlier days, we had a lot of exposure. In that exposure only we brought it to this level. For example, when the first astronaut, Rakesh Sharma, went, that was during 83-84 time frame. We had only one rocket launcher, namely the SLV-3, and developed by Kalam. But that itself is about 40-41 years back. Now today we are in a different level. We are now talking when 2 years from now we are going to have a Gaganyaan mission, meaning that we will be landing in the space station, and eventually we will be landing in moon, etc. So this mission is going to give an exposure, and we are having experiments planned, and we only hope that the mission will be a grand success, and every one of us can be certainly proud of it, and I wish him all the success. बढ़ते अगली खबर क्या। 11 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि पिछले 500 वर्षों से देश अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा था। 500 वर्षों के बाद इंतजार के बाद इन 11 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला गया है। आज भारत आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर नीति निर्माता बन गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद में युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आईआईटी हैदराबाद में युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मैं आईआईटी हैदराबाद द्वारा आयोजित वैश्विक युवा शिक्षाविदों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर प्रसन्न हूं। यह सम्मेलन विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों के युवा शिक्षाविदों के एक जीवंत समुदाय को एक साथ लाता है।
इस कार्यक्रम में 60 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जहां वे उभरती वैज्ञानिक गतिशीलता, वैश्विक जिम्मेदारी और ज्ञान केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका पर अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। इस तरह के आयोजन देश में एक नए और मजबूत वैज्ञानिक परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। I am happy to be here in the inaugural program of Global Young Academies Annual Conference hosted by India, hosted by IIT Hyderabad. It's a conference of scientific community, the young academicians, those who are into different field of science, in all part of world. More than 200 delegates are from 60 countries participated in this conference. They will deliberate the new dynamics of science, expectation of society and their responsibility. I am confident the way India is emerging as a knowledge hub for the globe, this kind of conference is going to help us, going to create new ecosystem in our country also, and India is in a leadership position today, and I am confident this year's presidency, this year's chairmanship led by India in the global young academics will certainly going to contribute the global good. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को दी चेतावनी, कहा धारावी के लोगों पर आज भी नहीं आनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई में मुलुंड स्थित कालिदास सभागृह में यूबीटी के विधायक प्रमुख आदित्य ठाकरे ने अपने भाषण में मुंबई की अस्मिता गौरव पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि यह मुंबई हमारी है और हमारी ही रहनी चाहिए। कई उद्योगपति मुंबई आए और उन्होंने इसे अपनाया। अगर आप मुंबई में आना चाहते हैं तो इसका सम्मान करें, यहाँ व्यापार करें, लेकिन मेरी मुंबा देवी का भी सम्मान करें। धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर आदित्य ठाकरे ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि धारावी का विकास होना चाहिए, लेकिन 22 अक्टूबर 2022 को धारावी का जो टेंडर निकला उस समय भ्रष्टनाथ शिंदे ने घोटाला कर सरकार बनाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमपी बन रहा है क्रिकेट का पावर हाउस, एमपीएल से ऐसे मिल रही है कामयाबी। भारतीय क्रिकेट में मध्य प्रदेश ने अहम योगदान दिया है। महान आर्यमन सिंधिया ने कहा है कि लंबे समय से इस राज्य को क्रिकेट में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। हालांकि अब राष्ट्रीय क्रिकेट केंद्र बनने की दिशा में यह साहसिक कदम उठा रहा है। इसके पीछे की वजह है मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग, जो कि 12 जून से शुरू हो रही है। यह लीग 12 जून से 24 जून तक चलेगी। समय के साथ लोगों के बीच में एमपीएल का क्रेज बढ़ता जा रहा है। यह मैच इस साल ग्वालियर में खेले जाएंगे। एमपीएल के लोकप्रियता हासिल करने और अनिकेत वर्मा जैसे खिलाड़ियों के आईपीएल में दाखिल होने के साथ ही एमपी एक नया क्रिकेट अध्याय लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास को देखें तो क्रिकेट को लेकर यहाँ का क्रेज साफ दिखाई देता है। साथ ही एमपी ने भारत को कई क्रिकेटर्स भी दिए हैं।
रहने वाले हैं, यहाँ के सिटीजन हैं और ये जो आगे तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल इसका इनॉग्रेशन किया है और इससे एक जो ये वो थोड़ा सा है यहाँ पे पैसेंजर अभी नहीं उसे देख रहे थे आगे कल बस बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम लोगों के लिए शुरू हुई कश्मीर की पहली वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने शुक्रवार को चिनाब दरिया पर बने रेलवे के चिनाब पुल को राष्ट्र को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कटरा से वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर रवाना किया, जिसके बाद आज वंदे भारत ट्रेन में आम लोगों ने सफर करना शुरू कर दिया, जिसे लेकर अब जम्मू कश्मीर के युवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा ने वंदे भारत पर यात्रा करते हुए कहा है कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है कि हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। यह एक लंबे समय से लंबित मांग थी, आखिरकार पूरी हुई है। घाटी अब देश के बाकी हिस्सों से जुड़ चुकी है। यह परियोजना कई वर्षों से चल रही थी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद याद किया जब उन्होंने पहली बार ट्रेन से यात्रा करने का सपना देखा था। तब वह एक बच्चे थे। जब इसकी नींव रखी गई थी तब वह टीम का हिस्सा थे और जब परियोजना पूरी हुई तब भी वह फिर से पद पर थे। इस कनेक्टिविटी से पर्यटकों, श्रद्धालुओं, रोगियों और व्यापारियों को समान रूप से लाभ होगा। हम ट्रेन से जा रहे हैं, वो ऐतिहासिक, और दूसरा अपने लीडरशिप हमारे साथ है, अपने कायद साहब के साथ हम हैं और सारी क्रीम पार्टी की यहाँ पर है। और मुझे लगता है ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। वैली को रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जो जोड़ा गया है, बहुत सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे कि सीएम साहब ने उस दिन बोला कि आई वाज अ किड व्हेन आई वाज ड्रीमिंग अबाउट ट्रैवलिंग इन ट्रेन, और उनके हाथों से संग बुनियाद भी रखा गया। ही वाज पार्ट ऑफ दैट टीम, और जब ये पूरा हुआ ही वाज अगेन चीफ मिनिस्टर। बट ये अलग बात है कि प्रमोशन और डिमोशन की जो बात की, वी होप जल्द ही वो भी खुशखबरी मिलेगी इसके साथ साथ। और इसके अलावा हमारा टूरिस्ट जो है, हमारा जो श्रद्धालु हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे ट्रेडर्स हैं, उन सबको फायदा होगा। और जो मोनोपोली थी हमारे जो एयरलाइंस की, वो भी टूटेगी और लोगों को इसका फायदा होगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर से 370 हटाना, ट्रिपल तलाक खत्म करना बड़ी उपलब्धियां, बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे हो गए। इस मौके पर केंद्र सरकार के सभी मंत्री देश भर में उपलब्धियों को गिनाने में जुटे हैं। बिहार से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इसका हिस्सा बनते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र, विभाग और राज्य की उपलब्धियों के बारे में बताने को कहा गया है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि इन 11 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना और ट्रिपल तलाक खत्म करना। ये केवल फैसले नहीं बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाले कदम है। क्वेश्चन है सर, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पूरे हुए हैं एनडीए गवर्नमेंट के, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, इस पर हम लोग कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी मंत्रियों को कहा गया है कि अपने क्षेत्र, अपने राज्य और अपने विभाग के संबंध में 11 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाया जाए, कहा जाए। तो कल पटना में हमने तय किया है
वहाँ करेंगे हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जहाँ तक यहाँ की बात, आपके सामने की बात है, हम समझते हैं कि 11 साल में ऐसी बातें घटी है जिसको हम आप सब लोग याद कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई, आप कम से कम अन्य लोगों को आहत किए हुए, खास करके आतंकवादियों के नेत्र को उजाड़ा गया, सफलतम ऑपरेशन हुआ, ये बहुत अच्छी बात हुई। उसी प्रकार से 370 कानून जो कश्मीर में था उसको भी हटाने की बात इसी पीरियड में हुआ है। वहाँ चुनाव हुए, वहाँ आज मंत्रिमंडल गठन हुआ है, काम कर रहा है। फिर आपने देखा कि 3 तलाक की घटनाएं हुई, उससे सभी अगल बगल के मुस्लिम राष्ट्रों में भी 3 तलाक नहीं हुआ करता था। भारत में 3 तलाक की बात थी, उसको इस सरकार ने हटा करके मुस्लिम परिवार के महिलाओं के लिए एक सुखद संदेश दिया है। ये हम लोग का जो है। उसके बाद आप जोड़िए, राम मंदिर के चलते बहुत तरह की बातें हुआ करती थी। राम मंदिर बनके तैयार हुआ, उसका शिलान्यास हुआ, उसका हर तरह से पूजन हुआ। तो एक बात, तीसरी बात और है, आर्थिक जगत में आप देखा जाए 2014 में हम लोग जब सत्ता संभाले थे, यानी नरेंद्र मोदी संभाले थे, तो भारत का आर्थिक पोजीशन 13वां या 12वां था और इसके बाद यहाँ का पोजीशन 5वां हो गया था। अभी हाल में जापान को पछाड़ करके आर्थिक व्यवस्था में हम लोग 4था स्थान पर आ गए हैं और 2027 तक तीसरा स्थान में जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है कि 2047 में हम लोग विकसित भारत के रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह के अनेकों बात पुराने काले की जो प्रमुख बातें हुई, जिसको हम आपके सामने रखा है। कहने का मतलब 11 साल व्यतीत हुआ है। ये भारत के राजनीतिक इतिहास में एक माइलस्टोन है और हम समझते हैं कि 2047 का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का, कि सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास से हम लोग विकसित भारत को विकसित भारत के रूप में परिणत करेंगे, ये उद्देश्य भी है। यही 11 साल का हम लोग को आज आपका। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच